सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जिस बॉटनी के लेक्चर में जिस एल्गी की बात करेंगे उसका नाम है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग एल्गा है। इसको जो दूसरे नाम है वो रोलिंग एल्गी भी कहते हैं और ग्लोब एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इसका जो सिनोबियम है वो भी एक गोल शेप का है। इसके अलावा जो इसके अंदर डॉटर कॉलोनी बनती है वो भी छोटी छोटी गोल गोल है। तो एक बहुत खूबसूरत सा एल्गा होता है। कभी आप फ्रेश वाटर में जब ये ग्रो कर रहा होता है उसको लेकर आप देखिए लाइट के अगेंस्ट में, तो बहुत अच्छा, बहुत फैसिनेटिंग इसका अपीयरेंस आता है। तो एक कॉलोनियल ग्रीन एल्गा है और इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वॉलवॉक्स। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी है, इसमें कोई शक नहीं है। डिवीजन क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर क्लेमाइडो मोनोडेल्स है, क्योंकि इसकी जो सिंगल सेल है वो क्लेमाइडो मोनास की तरह दिखती है, तो ऑर्डर उसी के नाम पर ही इसका है और उसी के ऑर्डर के अंतर्गत वॉलवॉक्स आता है। तो क्लेमाइडो मोनास जो है वो फ्री लिविंग सिंगल सेल है और ये जो है कॉलोनियल एल्गा है। फैमिली इसकी वॉल्वोकेसी है, इसी जीनस के नाम से, और जीनस तो वॉल्वॉक्स ही है। और ये आप देख रहे हैं इसकी बहुत खूबसूरत चमकदार कॉलोनीज जो है, डॉटर कॉलोनीज, और ये इसका सिनोबियम है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो पहले तो देखें कि भाई इसे किसने सबसे पहले खोजा था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको 1700 में पहली बार देखा था, 1700 ईस्वी में। और उसके बाद फिर हेनरी बेकर ने इसको 1753 में इसका पहला डिस्क्रिप्शन दिया था, और फिर लीनियस साहब ने इसका नामकरण किया था वॉलवॉक्स। तो जो हम नाम जानते हैं वॉलवॉक्स, तो उसके आगे आप देखेंगे कि किताबों में या नेट पे जहाँ कहीं आप देखते हैं तो एल के बाद एक डॉट लगा होता है इसके नाम के आगे। इसका मतलब है कि लीनियस ने इसको बताया था पहली बार। तो पहली बार जो पब्लिश फॉर्म में आया वो लीनियस साहब की वजह से आया। अब फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा है, तो ये मेरीन वाटर में नहीं मिलता, फ्रेश वाटर में ही मिलता है। स्पेरिकल कॉलोनीज बनाता है जिसकी सेल्स की संख्या जो है 50,000 तक हो सकती है। और ये सब जो भी स्पीशीज़ है उसके हिसाब से स्पेसिफिक होता है। 600 भी कुछ स्पीशीज़ में है, 50,000 भी है, लेकिन जो भी नंबर होगा वो फिक्स होगा। तो सिनोबियम हम कहते हैं उसी को हैं जहाँ पर एक कॉलोनियल एल्गा हो, लेकिन उसमें जो सेल्स का नंबर है वो फिक्स हो। तो यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 है। सेल्स जो अगर एक इंडिविजुअल सेल देखें तो वो बाई फ्लैजेलेटेड होती है और म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है। और कॉलोनी जो है वो कोऑर्डिनेट रोलिंग मूवमेंट दिखाती है, और बहुत मतलब जिस तरह कुछ सेल्स उसको निर्देशित करते हैं उस तरफ वो चलना शुरू कर देता है गोला। तो जिस तरह से धरती गोल गोल घूमती है वैसे ये भी जो है वो रोल कर करके घूमता है लाइट के मुताबिक। तो यहाँ पर आप एक सेल देख रहे हैं, इसकी सिंगल सेल है। इसमें आप देखिए कि ये एक इसमें बड़ा सा कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये पारिनोइड है, और उसके बाद इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो है, न्यूक्लियस इसका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, उसके ऊपर ब्लेफेरोप्लास्ट होता है, और यहाँ से जो है वो फ्लैजेला इसके निकले होते हैं, दोनों एक ही जैसे होते हैं। आइसोकॉन्टस कंडीशन हम कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर ये एक सिंगल सेल की हम बात करें तो ये हम क्लेमेडोमोनास ही इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी सेल्स आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं इस तरह से, और इनके चारों तरफ एक जो म्यूसिलेजिनस मास है वो भी इसकी एक कवरिंग बना लेता है। तो हर सेल का अपना एक इस तरह से रूम होता है और उसमें ये सारी सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक इधर हो गई और एक इधर हो गई। तो ये सारा जो गोला है वो आपस में कनेक्टेड होता है। तो सारी सेल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। तो ये भी एक इसमें याद रखने वाली बात है कि यूँ तो क्लेमाइडोमोनास की तरह सेल है, कोई बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये एक कॉलोनी की शक्ल में होता है। उसके बाद देखें कि जो कॉलोनी है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो मेच्योर कॉलोनी जो वॉलवॉक्स की हैं वो 100, 600, 500, इसके अलावा 6,000 तक आपने अभी देखा कि 6,000 तक इसमें नंबर जा सकता है। तो ये पूरा एक कॉलोनी बनाता है फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल, और इसी को हम कहते हैं सिनोबियम। ये एक सिनोबियम है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स हैं, सारे जो सेल्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें जो एक झिल्ली की तरह सारा कुछ कवर होता है, और ये उसी के अंदर ही रहते हैं। उसके बाहर तभी आते हैं जब इसमें डॉटर कॉलोनी इसमें से रिलीज़ होने वाली होती है। तो हॉलो एक स्फेयर हो गया, स्फेरिकल कॉलोनी हो गई, और सेल जो है वो पेरीफेरी में सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो डेंस भी हो सकते हैं, और इसमें ये पार्ट जो है इसका इंटीरियर पार्ट कहलाता है।
और ये पार्ट इसका पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें लेबर का डिवीजन भी होता है। कुछ जो सिनोबियम की सेल्स हैं उनका काम है फोटोसिंथेसिस करना और कुछ का काम है रिप्रोडक्शन करना। तो ये सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं, इसी वजह से कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं। अब जो सेल्स हैं वो दो तरह की होती हैं। वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जिनका काम है फोटोसिंथेसिस और लोकोमोशन का, क्योंकि इसमें आई स्पॉट होता है। ये आई स्पॉट आप देख रहे हैं, और ये आई स्पॉट जो है फोटो रिसेप्टर होता है। तो लाइट के मुताबिक जो है ये अपने आप जो संदेश देते हैं, तो न्यूक्लियस इसको ऑर्डर करता है और उसके हिसाब से फ्लैजिला का मूवमेंट जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ होने लगता है, और सारा का सारा ये जो पूरा ग्लोब है ये लाइट के मुताबिक शिफ्ट होना शुरू कर देता है वाटर बॉडी के अंदर। उसके अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करना। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो आपस में सिनोबियम में कुछ सेल्स जो हैं वो वेजिटेटिव फंक्शन कर रही हैं और कुछ जो है रिप्रोडक्टिव कर रही हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, और इतने शुरुआती प्रिमिटिव प्लांट टाइप में इस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर एक बहुत अच्छी बात थी कि उस वक्त हम ये सोच सकते थे कि कुदरत ने सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया था उनके उनके काम के मुताबिक, जो आगे चलकर फिर ऑर्गन्स बन गए। और हम जानते हैं कि अब जो प्लांट के ऑर्गन है सबका अपना अपना काम है। तो ये बहुत शुरुआती एवोल्यूशनरी एक घटना मानी जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो ऑटोट्रॉफिक होता है। क्लोरोफिल इसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। आपको दिखाया था कि इसमें एक कप लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें पारिनॉइड होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्राइमरी मोड न्यूट्रिशन का है इसका, और जो इसका स्टोरेज है वो स्टार्च के रूप में होता है। क्योंकि क्लोरोफाइसी का मेंबर है तो इसमें क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल बी होगा। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि जो एल्गी है उनका क्लासिफिकेशन पिगमेंटेशन के आधार पर किया था फ्रिज साहब ने। उसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन में देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका प्रिफर्ड मोड होता है ज़्यादातर जो है, क्योंकि वाटर में ही रहता है। तो वाटर में जब तक वाटर की अवेलेबिलिटी है तब तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। और बहुत तो मुश्किल से ऐसा होता है कि कोई ऐसी जगह ये रह रहा हो जहाँ पर पानी कम हो, या अचानक पानी जब कम होने वाला होता है तब फिर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डॉटर कॉलोनीज बनती हैं पेरेंट कॉलोनी के अंदर। तो बहुत सी डॉटर कॉलोनीज़ बनती हैं, जैसे ये सब जो है वो डॉटर कॉलोनीज़ हैं, और ये एक पेरेंट कॉलोनी है पूरी। और फिर जब डॉटर कॉलोनी खूब सी बन जाती हैं जितना भी उसका नंबर है, तो फिर ये रप्चर करता है ये जो बाहरी गोला है पेरेंट वाला, और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाती हैं। और इसी में एक प्रोसेस आती है इन्वर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम वगैरह में अक्सर पूछी जाती है कि इन्वर्जन की प्रोसेस क्या है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें होगा क्या कि कोई एक सोमेटिक सेल जो पेरिफेरल है उसमें एक सेल जो है वो जनरेटिव सेल्स में तब्दील हो जाएगी, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा बाकी सेल के मुकाबले। और फिर ये जो जनरेटिव सेल है इसमें बहुत से डिवीजन होना शुरू होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पहला डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई, उसके बाद 2 से 4 बन गई, 4 से 8, 8 से 16, 32, और जो 8 बनती हैं उसे प्लेकिया स्टेज कहते हैं। तो एक ये भी आता है कभी कभी कि प्लेकिया क्या है। तो प्लेकिया हम क्या बताएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में बनने वाली वो स्टेज है जिसमें 8 सेल्स जो है एक सेल से बनती हैं, तब उसको हम प्लेकिया कहते हैं। अब ये जो सारा कुछ बनता है तो इसमें इस तरह का एक सी शेप यू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन इसमें बात ये होती है कि जो स्ट्रक्चर ये बनता है तो ये सेल बन रही हैं और इसमें फ्लैजिला अंदर की तरफ होते हैं। तो अगर ये इस तरह से पूरे सी पे लगे हुए हैं तो ये फ्लैजिला कहाँ है, इंटीरियर साइड के ऊपर है, अंदर की तरफ है, अंदरूनी। और जबकि रिलीज से पहले इनको बाहर आना होता है, रिलीज जब होगा तो इसके लिए इसमें बाहर आना होता है। तो ये होने की चाहिए कंडीशन एट द टाइम ऑफ रिलीज। तो अब ये यहाँ से जो शिफ्टिंग है यहाँ तक की, इसको कहते हैं इन्वर्जन। अब इसमें होता कैसे है वो दिखा दूँ आपको कि भाई ये तो आप देख रहे हैं इसमें सब में जो है वो जो सेल्स बनी है उसमें अंदर की तरफ फ्लैजिला बने हुए हैं, ये सब अंदर की तरफ है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक हल्का सा कंस्ट्रिक्शन बनता है जो आगे चलकर जो है उसको हम फाइलापोर कहते हैं। ये फाइलापोर होता है, और ये जो है अंदर की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ खिंचाव उत्पन्न करता है। ये खिंचता चला जाता है और खिंचने के साथ क्या होता है कि पूरा ओरिएंटेशन इसका बदल जाता है। जब ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये जो सी था ये पलट के इस तरह से हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर जो है वो इस तरह का सी है कि नीचे की तरफ उसका जो कैविटी है वो नीचे आ रही है, और जब ये पलटा है तो ये ऊपर की तरफ आ गया, क्योंकि जो फाइलापोर का इसके थ्रू इसने ऊपर एक खिंचाव उत्पन्न होता है और वो खिंचाव इसको पूरी तरह पलट देता है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें अंदर की तरफ ये फ्लैजिला बने थे ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब इन्वर्जन कंप्लीट होता है तो ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, और फिर ये एक सर्किल में
बन जाते हैं। इस तरह से जो डॉटर कॉलोनी है उसका निर्माण हो जाता है, और उस डॉटर कॉलोनी में क्या होगा कि ये डॉटर कॉलोनी है और ये सेल्स जो बनी है इनके फ्लैजेला जो पेरिफेरल सेल्स के हैं वो बाहर की तरफ हमें दिखाई पड़ते हैं। अब ये तैयार होती है कि रप्चर हो पेरेंट कॉलोनी और ये बाहर की तरफ आए और इनकी मदद से तैरना शुरू करें। अगर यही अंदर होते तो फिर ये स्विम नहीं कर पाते। तो ये एक ज़रूरी चीज़ होती है जो रिप्रोडक्शन में हमें देखने में मिलती है। तो अब इसको समझ लेते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। तो इसमें भाई ये है कि पहले तो सिलेक्शन ऑफ कोनिडिया होता है। तो कोई भी एक सेल जो है वो लार्ज हो जाती है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाती है, और उसका जो पोस्टीरियर जो इसका आपने देखा कि भाई इसमें कॉलोनी में एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, तो उसमें जो पोस्टीरियर साइड की सेल्स हैं उसमें घटना ज़्यादा होती है और वो गोनिडिया बन जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो गोनिडियम है उसमें एक सेल जो होती है वो बार बार माइटोटिक डिवीजन करती है, जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है जो कि आगे चलकर डॉटर कॉलोनी में बदल जाएगा। अब इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसमें इन्वर्जन की प्रोसेस जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो होती है। तो इन्वर्जन की प्रोसेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट द डॉटर कॉलोनी इनिशियली फॉर्म विथ फ्लैजिला डायरेक्टेड इनवर्ट। फ्लैजिला जो है वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। इस तरह से ये गोला बना हुआ है और ये अंदर की तरफ है। तो जब इन्वर्जन हो जाता है तो उसके बाद ये ओरिएंटेशन बदल जाता है, ये गोला इस तरह से हो जाएगा और फ्लैजिला बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो यही प्रोसेस इन्वर्जन की है जो होती है, और इसमें फाइलापोर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये बन जाता है। उसके बाद जो कॉलोनी है उसमें मैच्योरेशन शुरू होता है, और जो डॉटर कॉलोनीज़ हैं उसमें जिलेटिनस कैविटी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जिलेटिनस कैविटी जो पेरेंट की है उसी के अंदर ये शुरू में बनती है। उसके बाद जैसे जैसे जो है इसमें एक मैच्योरेशन की स्टेज आती है तो हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी सेल्स हो जाती हैं। जो भी निश्चित सेल्स हैं उस पर्टिकुलर कॉलोनी की, जो पेरेंट कॉलोनी की जो नंबर है, जब तक वो उसमें नंबर नहीं हो जाता सेल्स का तब तक ये डॉटर कॉलोनी का जो फॉर्मेशन है वो चलता रहता है, और जब वो नंबर आ जाता है तभी वो डॉटर कॉलोनी कंप्लीट कही जाएगी। और इसमें यही है कि जो साइज़ है वही कम होता है, बाकी वो अपने पेरेंट कॉलोनी की तरह ही होती है, क्योंकि डिवीजन कौन सा हुआ, माइटोटिक डिवीजन। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, नंबर भी नहीं चेंज होता, ना तो जो उसके करेक्टरिस्टिक हैं सेल के वो चेंज होते हैं। बस एक पेरेंट सेल के अंदर बहुत सी डॉटर कॉलोनीज बन जाती हैं। तो इस तरह से जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि अब जब पेरेंट कॉलोनी रप्चर करेगी तो जहाँ एक कॉलोनी थी वहाँ पर डॉटर कॉलोनी बाहर आ जाएंगी और धीरे धीरे सेल्स का साइज बढ़ता रहेगा। तो कई एक कॉलोनीज़ वहाँ बन जाती हैं। इस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फेवरेबल कंडीशन में होता है उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वॉल्वॉक्स की वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो जब रिलीज़ होना होता है तो पेरेंट कॉलोनी जो है उसका जिलेटिनस मास वगैरह सब रप्चर कर जाता है, और डॉटर कॉलोनी जो है वो वाटर में लिबरेट हो जाती है और फिर इंडिपेंडेंट अपना स्टेटस इनका हो जाता है और ये ग्रो करना शुरू होती है। तो अब देख लेते हैं क्या अहम पॉइंट्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत तेज़ होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है तो कोई उस पर कोई ऐसी बाधा है नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ये बहुत तेज़ होने वाली प्रोसेस है। और इसके ज़रिए क्या होता है कि जो कॉलोनी का मल्टीप्लिकेशन है फेवरेबल कंडीशन में वो बहुत फास्ट होता है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इन्वर्जन की प्रोसेस है। ये एक यूनिक फीचर है जो वॉल्वॉक्स में ही दिखाई पड़ता है। तो इन्वर्जन कहीं भी सवाल आपसे पूछा जाए इसका मतलब वॉल्वॉक्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हर कॉलोनी जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करती है। वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और गोनिडियल सेल्स होती हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। तो इसमें जो कॉलोनी में एक एंटीरियर साइड हो गया एक पोस्टीरियर साइड हो गया, तो एंटीरियर साइड पे ज़्यादातर जो है वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस ओगेमस टाइप होता है, जिसमें एक लार्ज नॉन मोटाइल एग होता है और मोटाइल स्पर्म होता है जो छोटा होता है। कॉलोनीज जो है इसमें होमोथैलिक भी हो सकती हैं, हेटेरोथैलिक भी हो सकती हैं, कि भाई मेल और फीमेल अगर एक ही थैलस से ही मिल रहे हैं तो होमोथैलिक हो गया, और अगर अलग अलग थैलस से आ रहे हैं तो हेटेरोथैलिक हो गया। तो दोनों ही तरह की स्पीशीज़ मिलती हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे हमने देखा था गोनेडिया बन रहा है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सेल्स इनलार्ज होती हैं और जनरेटिव सेल बनती हैं, जैसे गोनेडिया जिसने बनाया था। लेकिन यहाँ पर गोनेडिया ना बनाकर ये जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाती हैं। तो इसमें जैसे आप पहले इसमें फिगर में देख रहे हैं कि ये सेल जो है जनरेटिव सेल, उसने अपने आप को पहले तो थोड़ा इनलार्ज किया, फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा। डिवाइड होकर आप देख रहे हैं कि बहुत सी यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स बन गई, और जो सेल्स हैं बाद में उनमें फ्लैजिला वगैरह भी आ जाता है और ये क्लेमाइडोमोनास टाइप के सेल्स का एक पूरा ग्रुप बन जाता है एक निश्चित संख्या का।
उसके बाद ये तो मेल की बात हो गई। फीमेल में आप देखिए कि ये जो जनरेटिव सेल है ये इसमें भी इनलार्जमेंट होता है, लेकिन इसमें कोई डिवीजन फर्दर नहीं होता, और ये जो जनरेटिव सेल है ये इसी तरह से आगे मैच्योर होती रहती है और इसका एक वक्त पे आके एग मैच्योर हो जाता है। उसके बाद जो एग है वो जब फर्टिलाइज हो जाता है, कि जब ये क्लेमाइडोमोनास टाइप के जो इसमें से स्पर्मेटोजोइट्स निकलते हैं ये एग को फर्टिलाइज करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो एक रेस्टिंग ज़ूस्पोर बन जाता है। और रेस्टिंग ज़ूस्पोर ये क्यों बनता है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा जब अनफेवरेबल कंडीशन शुरू होने वाली होती है तभी होता है। तो जब तक ये प्रोसेस पूरी हो रही होती है तो कंडीशन लगभग अनफेवरेबल हो चुकी होती है, तो वहाँ पर इसका जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता, तो ये रेस्टिंग एक स्पोर बनता है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाइगोट टाइप का बना हुआ, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद जब इसमें कंडीशन बेहतर होती है तो इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद इसमें बहुत से मियोस्पोर्स बनते हैं, और ये मियोस्पोर जो हैं दोबारा से जो कॉलोनी जब रिलीज हो जाते हैं तो ये कॉलोनीज को बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल वही तरीका होता है शुरुआती जो एक सेक्सुअल और सेक्सुअल का है वो एक ही है, कि कोई भी एक सेल अपनी बाकी सेलों के मुकाबले इनलार्ज होना शुरू होती है। ए सेक्सुअल में गोनिडिया बना देती है, सेक्सुअल में वो जो है वो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर बनाएगी। मेल में जहाँ हम देखते हैं कि डिविजन्स होते हैं और बहुत से मतलब जो भी निश्चित संख्या के सेल हैं वो बनेंगे, हमेशा ही इवन नंबर ही आएगा इसमें, जो भी संख्या हो स्पीशीज़ के मुताबिक, जैसे 8 है, 16 है, 32 है, तो ये बनेंगे। और ये क्लेमाइडोमोनास टाइप के सेल्स होते हैं और फ्री होते हैं, और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि कॉलोनी बने या आपस में जुड़े हों, ये फ्री होते हैं। और फ्री होने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एग बना होता है, एग होता है, उसको फर्टिलाइज करते हैं और ये एक रेस्टिंग जाइगोस्पोर बनाते हैं। तो फीमेल में ऐसा होता है कि फीमेल में बस यहाँ पे कोई जो ये वाला स्टेप है ये नहीं होता, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, ऐसे कि ऐसे ही डेवलप कर जाती है। और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद मियोस्पोर्स बनेंगे जो दोबारा से कॉलोनी फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जैसे मैंने बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन इस अलगा के लिए क्या है, तो एक तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए और सीजनल चेंजेस होने लगे। तो जैसे जैसे पानी कम होने लगता है वैसे वैसे जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो भी होने लगती है, और जब पानी कम हो रहा है तो इसकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो अनफेवरेबल में बदल जाती है। तो हर चीज़ हर फैक्टर वहाँ बदल जाता है बिकॉज ऑफ वाटर। उसके बाद देखेंगे टाइप इसमें कैसा है, तो ओगैमस रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का होता है जिसमें लार्ज नॉन मोटाइल एग है और स्मॉल मोटाइल स्पर्म है जो क्लेमाइडोमोनास टाइप की सेल्स होती हैं। कॉलोनीज जो हैं वो होमोथैलिक भी हो सकती हैं, हेट्रोथैलिक भी हो सकती हैं। होमोथैलिक का मतलब है कि सेम कॉलोनी दोनों ही गैमेट बना देगी, और हेट्रोथैलिक का मतलब है कि जो इसमें मेल और फीमेल बनेंगे वो अलग अलग कॉलोनीज से बिलोंग करते होंगे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अगर हम देखें कि क्या लिखना है तो उसमें होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो एंथ्रीडिया है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, और ये जो कि एंथ्रीडिया में डेवलप होती हैं। जैसा अभी दिखाया था कि जनरेटिव सेल है वही आगे चलकर एंथ्रीडिया बना देगी, और उसके अंदर जो है बहुत से बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बनते हैं क्लेमाइडोमोनास टाइप के, और ये जो है मोटाइल होते हैं और पानी में रिलीज हो जाते हैं बनने के फ़ौरन बाद। वहीं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखें तो इसे ओगोनिया कहते हैं, सिंगल सिंगल बोलेंगे तो ओगोनियम कहेंगे। और इसमें जो है वो जो सेल्स हैं कुछ कॉलोनी की वो इनलार्ज होती हैं और बिना कोई डिवीजन के वो मैच्योर हो जाती हैं ओगोनिया के फॉर्म में, और इसी को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो हर ओगोनियम में एक नॉन मोटाइल एग होगा जिसको फर्टिलाइज कौन करेगा, बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म, और क्या बनाएगा, जाइगो स्पोर। फर्टिलाइजेशन देखें तो मोटाइल स्पर्म जो है वो पानी में तैरते हुए आते हैं ओगोनियम की ओर, और उसमें से कोई बहुत से आते हैं लेकिन कोई एक स्पर्म जो फ्यूज़ करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि डिप्लॉयड ही थोड़ी देर के लिए इसकी लाइफ साइकिल में आ जाती है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, और इसमें जो एक्सटर्नल है क्योंकि एक से निकल के बाहर आ रहे हैं तो बाहर से तैरते हुए आते हैं, इसलिए एक्सटर्नल कहते हैं कि कॉलोनी के अंदर ही अंदर नहीं हो जाता बल्कि बाहर से तैरते हुए आते हैं। और इसमें मीडियम जो है वाटर होता है। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। जाइगोट जो है वो थिक रेजिस्टेंट वॉल वाला होता है क्योंकि इसको अनफेवरेबल सीजन में रहना है तो वॉल इसकी काफ़ी थिक हो जाती है, और क्योंकि रेस्टिंग है तो इसको जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन को काफ़ी लंबे वक्त तक बर्दाश्त कर सकता है, जैसे ड्रॉट है, टेम्परेचर स्ट्रेस है, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, उसके ऊपर इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है और वो वहीं पड़ा रहता है डॉर्मेंट स्टेज में। फिर जब फेवरेबल सीजन वापस आता है तो ये मियोसिस इसमें होगी फ़ौरन, और मियोसिस के बाद जो है इसमें हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे,
और हर हैप्लॉइड सेल जो 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 मियोस्पोर जिसको कहते हैं जो मियोस्पोर, क्योंकि मियोटिक के फलस्वरूप वो जो स्पोर बने हैं, वो जो स्पोर जब रिलीज होंगे तो तैरते हुए कहीं पर सबस्ट्रेटम पे सेटल डाउन होंगे, अपने फ्लैजिला को छोड़ देंगे और उसके बाद वहाँ पर उससे नया थैलस बन जाएगा। तो अब किसके भी की पॉइंट देख लेते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है एडवर्स कंडीशन में, क्योंकि हमेशा ये सेक्सुअल तो तभी होगा जब पानी बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद है, कोई ड्रॉट वगैरह की कंडीशन नहीं है। लेकिन होता यह है कि लाइफ साइकिल में सारी चीज़ें आती हैं, तो आगे के सीज़न में एक एडवर्स कंडीशन को झेलने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। और इसकी वजह से, क्योंकि हेटेरोथैलिक कंडीशन भी है, तो जेनेटिक वेरिएशन भी इसमें देखने को मिलता है और बहुत सी स्पीशीज़ हम इसीलिए पढ़ते हैं कि स्पेसिएशन होता रहता है इससे। और जाइगोस्पोर जो है वो एक छोटी थोड़ी देर के लिए एक डिप्लॉयड स्टेज है। तो जो लाइफ साइकिल है वो मेनली क्या है, हैप्लॉन्टिक है। तो डोमिनेंट जो है वो हैप्लॉइड फेज है और इस तरह की लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉइड डोमिनेंट है। वेजिटेटिव फेज में हैप्लॉइड सेल्स हैं, जाइगोट डिप्लॉयड होता है थोड़ी देर के लिए, और इसमें जब भी इसमें जर्मिनेशन मतलब सॉरी जर्मिनेशन क्या मतलब है कि जब इसमें फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसमें मियोसिस होगी और ये हैप्लॉइडी फेज दोबारा से रिटेन कर लेगा। तो यहाँ पर ये डायग्रामेटिक व्यू है जिसमें आप देख रहे हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों। तो एसेक्सुअल साइकिल में देखिए कि इसमें जो है वो जनरेटिव सेल से क्या बनते हैं, गोनिडियम बनते हैं, और गोनिडियम बनने के बाद उसमें जो है वो कई एक सेल्स बन जाती हैं, बार बार माइटोटिक डिवीजन होता है और फिर उसमें जो सेल्स हैं उनमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन के बाद डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे बड़ी होकर वो पेरेंट कॉलोनी के बराबर हो जाती हैं। वहीं अगर हम देखें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जनरेटिव सेल है वो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है। मेल में वो बनाएगी एंथ्रीडियम और फीमेल में बनाएगी ओगोनियम। और ये जो एंथ्रीडियम है इसमें तो डिवीजन होगा सेल के अंदर, और उसके बाद इसमें जो एंथ्रोजोइट्स हैं वो बनेंगे, स्पर्मेटोजोइट्स जिनको कह सकते हैं वो बनेंगे, जबकि जो फीमेल है उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होता। और इस वजह से क्या है, यहाँ पर सिंगल ही सेल बनेगी। अब इसमें से ये तैरते हुए बाहर जाएंगे, बाहर से फिर दोबारा अगर होमोथैलिक कंडीशन है तो उसी थैलस के अंदर वापस आएंगे और ओगोनियम में आकर एग को फर्टिलाइज करेंगे, और जिससे कि जायगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर वहाँ पर मियोसिस के फलस्वरूप मियोजोस्पोर्स बनेंगे जो दोबारा नई कॉलोनीज को बना लेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दोनों जो एसेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब कंडीशन बहुत अच्छी है तब बहुत तेज़ी से ये इसका जो कॉलोनाइजेशन है वो बढ़ता है और पूरा वाटर बॉडी को ये कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन है तो इनको अपने आप को बचाना है, तो उसमें ये जाइगोस्पोर बनाते हैं जो कि काफ़ी एक टफ स्ट्रक्चर होता है, और यही जो है आगे चलकर दोबारा एक नई लाइफ को जन्म देता है। तो जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, तो उसमें वॉल्वॉक्स एग्जांपल देके आप समझा सकते हैं। तो वॉल्वॉक्स क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट फेज जो है बहुत थोड़ी देर के लिए है और मेनली जो है हैप्लॉइड ही रहता है। तो इसमें जो प्राइमरी रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल ही होता है डॉटर कॉलोनी के फॉर्मेशन में, जिसमें इन्वर्जन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो होती है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पर्म और एक्स के बनने से होता है, और दोनों ही में क्या होता है कि जो एक जनरेटिव सेल है वो ए सेक्सुअल में बना देगी गोनिडियम और सेक्सुअल में बनाएगी वो एंथ्रीडियम और ओगोनियम। तो बस हमें इतना ही याद रखना होता है, बाकी शुरुआती जो स्टेप्स हैं वो लगभग एक से होते हैं। इकोलॉजिकल रोल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी देखें तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में, और प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो वाटर के जो फूड चेन है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह इस्तेमाल होता है। वाटर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजनेशन उसमें होता रहता है। इसके अलावा ये इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है कि यूट्रॉफिक कंडीशन को इंडिकेट करता है कि बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये उसको बता देगा अगर वहाँ पर वॉल्वॉक्स ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ पर यूट्रॉफिक कंडीशन है। मॉडल ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें कि इवोल्यूशन को हमें पढ़ना, जैसे मैंने बताया था कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, तो ये इवोल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना और उसमें कुछ सेल्स जो हैं कुछ एक फंक्शन कर रही हैं और कुछ सेल एक दूसरा फंक्शन कर रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इवोल्यूशन के हिसाब से। और इसका इस्तेमाल जो है वो जेनेटिक और डेवलपमेंटल बायोलॉजी रिसर्च में भी उनको पढ़ने पढ़ाने में भी हुआ है। साथ ही साथ ये है कि जो इकोसिस्टम है पॉन्ड इकोसिस्टम का खासकर, उसमें ये एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, इनका होना वहाँ पर बैलेंस का सबब बनता है। तो इसी के साथ जो वॉल्वॉक्स की ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आपको दी है,
उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा वॉल्वॉक्स के बारे में और ये आपको आगे पढ़ने में भी मदद करेगा। अगर आपके कोई सवाल वगैरह इससे हैं तो आप कमेंट में आप सवाल लिख दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें इस चैनल से संबंधित। और आपका आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।